इतिहास में कुछ ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने केवल अपने देश का नहीं बल्कि पूरी दुनिया का भविष्य बदल दिया। उनके फैसलों का असर आने वाली कई पीढ़ियों तक महसूस किया गया। नेपोलियन बोनापार्टे ऐसा ही एक नाम है। कुछ इतिहासकार उसे दुनिया का सबसे महान मिलिट्री कमांडर मानते हैं, जबकि कुछ उसे एक महत्वाकांक्षी शासक कहते हैं जिसने पूरे यूरोप को वर्षों तक युद्ध में झोंक दिया। लेकिन चाहे लोग उसके बारे में जो भी राय रखें, एक बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि नेपोलियन ने इतिहास पर ऐसी छाप छोड़ी जिसे आज भी दुनिया याद करती है। आज भी दुनिया की मिलिट्री अकेडमीज में उसकी युद्ध रणनीतियां पढ़ाई जाती हैं। उसके बनाए गए कई कानून आधुनिक न्याय व्यवस्था का हिस्सा हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर एक साधारण परिवार में जन्मा लड़का पूरे यूरोप का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति कैसे बन गया। इस कहानी की शुरुआत होती है 15 अगस्त 1769 से। मेडिटरेनियन सी में स्थित कोर्सिका आइलैंड पर एक बच्चे का जन्म हुआ। उस समय किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी कि यही बच्चा आगे चलकर यूरोप के सबसे बड़े साम्राज्यों को चुनौती देगा। नेपोलियन बोनापार्टे का जन्म ऐसे समय में हुआ जब कोर्सिका राजनीतिक उथल-पुथल से गुजर रहा था। कई वर्षों तक यह द्वीप रिपब्लिक ऑफ जेनोआ के नियंत्रण में रहा था, लेकिन कोर्सिका के लोग स्वतंत्रता चाहते थे। लंबे संघर्ष के बाद जेनोआ ने 1768 में यह द्वीप फ्रांस को सौंप दिया। फ्रेंच आर्मी ने जल्द ही पूरे कोर्सिका पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। यही कारण था कि नेपोलियन का जन्म फ्रेंच शासन के शुरुआती दौर में हुआ। वह जन्म से कोर्सिकन था, लेकिन उसे फ्रेंच शासन के अधीन बड़ा होना पड़ा। यही दोहरी पहचान उसके व्यक्तित्व का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई। नेपोलियन के पिता कार्लो बोनापार्टे पेशे से वकील थे। शुरुआत में उन्होंने कोर्सिका के स्वतंत्रता आंदोलन का समर्थन किया था, लेकिन जब फ्रांस ने पूरी तरह नियंत्रण स्थापित कर लिया तो उन्होंने नई फ्रेंच गवर्नमेंट के साथ काम करना शुरू कर दिया। उनका मानना था कि बदलते समय के साथ परिवार का भविष्य सुरक्षित करना सबसे जरूरी है। नेपोलियन की माता लेटिजिया बोनापार्टे बेहद अनुशासित और साहसी महिला थीं। कहा जाता है कि उन्होंने अपने बच्चों को कठिन परिस्थितियों में भी कभी हार न मानने की सीख दी। नेपोलियन बाद में कई बार कहता था कि उसके व्यक्तित्व का सबसे मजबूत हिस्सा उसे अपनी मां से मिला। बोनापार्टे परिवार बहुत अमीर नहीं था, लेकिन इतना सक्षम था कि अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिला सके। बचपन से ही नेपोलियन दूसरे बच्चों से अलग था। उसे खेलकूद से ज्यादा किताबें पढ़ना पसंद था। वह घंटों तक इतिहास की किताबों में खोया रहता था। उसे विशेष रूप से उन लोगों की कहानियां आकर्षित करती थीं जिन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता और साहस के बल पर बड़े बड़े साम्राज्य बनाए। अलेक्जेंडर दी ग्रेट, जूलियस सीजर, हन्निबल, ये केवल उसके पसंदीदा ऐतिहासिक पात्र नहीं थे, बल्कि उसके आदर्श थे। वह उनकी रणनीतियों का अध्ययन करता, नक्शों को देखता और सोचता कि यदि वह उनकी जगह होता तो युद्ध कैसे लड़ता। जब नेपोलियन केवल 9 वर्ष का था, तब उसे पढ़ाई के लिए फ्रांस भेज दिया गया। उसके लिए यह जीवन का सबसे कठिन निर्णय था। पहली बार उसे अपने परिवार और अपने द्वीप कोर्सिका से दूर रहना पड़ा। फ्रांस पहुंचने के बाद उसे मिलिट्री स्कूल में दाखिला मिला, लेकिन वहां उसका स्वागत सम्मान से नहीं हुआ। वह फ्रेंच भाषा ठीक से नहीं बोल पाता था। उसका कोर्सिकन उच्चारण अलग था। दूसरे छात्र अक्सर उसका मजाक उड़ाते थे। कई बार उसे गरीब, बाहरी और गांव से आया हुआ लड़का कहकर अपमानित किया जाता था। ऐसी परिस्थितियों में बहुत से बच्चे टूट जाते, लेकिन नेपोलियन अलग था। उसने अपमान को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। उसने तय कर लिया कि वह अपनी पहचान अपने शब्दों से नहीं, बल्कि अपनी उपलब्धियों से बनाएगा। धीरे धीरे उसने फ्रेंच भाषा पर अच्छी पकड़ बना ली। साथ ही उसने अपना अधिकांश समय पढ़ाई और मिलिट्री ट्रेनिंग में लगाना शुरू कर दिया। उसका सबसे पसंदीदा विषय मैथमेटिक्स था। कई लोगों को यह एक साधारण विषय लग सकता है, लेकिन नेपोलियन समझ चुका था कि आधुनिक युद्ध केवल तलवारों से नहीं जीते जाते। तोपों की दूरी, गोले का कोण, सैनिकों की स्थिति और युद्ध क्षेत्र की योजना, इन सब में मैथमेटिक्स की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसी कारण वह आर्टिलरी साइंस में भी सबसे आगे निकल गया। उसके शिक्षक जल्द ही समझ गए कि यह छात्र सामान्य नहीं है। उसकी याददाश्त असाधारण थी। वह बड़ी बड़ी सैन्य रणनीतियां याद रख सकता था और उन्हें नए तरीकों से लागू करने के बारे में सोचता रहता था। जब दूसरे छात्र छुट्टियों में मनोरंजन करते थे, तब नेपोलियन पुस्तकालय में बैठकर इतिहास पढ़ता था। वह केवल युद्धों के परिणाम नहीं पढ़ता था, वह यह समझने की कोशिश करता था कि कोई सेना क्यों जीती और कोई क्यों हार गई, कौन सी रणनीति सफल रही, कौन सी गलती पूरे साम्राज्य के पतन का कारण बनी। यही अध्ययन आगे चलकर उसकी सबसे बड़ी ताकत बनने वाला था। लेकिन नेपोलियन के जीवन में एक और बड़ी चुनौती आने वाली थी। 1785 में उसके पिता कार्लो बोनापार्टे का निधन हो गया। उस समय नेपोलियन की उम्र केवल 16 वर्ष थी। अब पूरे परिवार की जिम्मेदारी उसके कंधों पर आ गई।
आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं थी, लेकिन उसने हार मानने के बजाय अपनी मिलिट्री ट्रेनिंग पूरी करने का निर्णय लिया। उसी वर्ष उसने मिलिट्री एकेडमी से अपनी शिक्षा पूरी की और फ्रेंच आर्मी में सेकंड लेफ्टिनेंट के रूप में नियुक्त हो गया। अब उसके हाथ में पहली बार आधिकारिक रूप से सेना की वर्दी और जिम्मेदारी थी। लेकिन उस समय शायद ही किसी ने सोचा होगा कि यही युवा अधिकारी कुछ वर्षों बाद पूरे यूरोप की राजनीति बदल देगा। इसी दौरान फ्रांस के अंदर एक ऐसा संकट जन्म ले रहा था जो सदियों पुरानी राजशाही को समाप्त कर देगा। देश भारी कर्ज में डूब चुका था। लगातार युद्धों और शाही खर्चों ने सरकारी खजाना लगभग खाली कर दिया था। आम जनता पर करों का बोझ बढ़ता जा रहा था, जबकि राजा, रानी और अमीर वर्ग विलासिता का जीवन जी रहे थे। लोगों के भीतर गुस्सा धीरे धीरे उबल रहा था, और बहुत जल्द यही गुस्सा इतिहास की सबसे प्रसिद्ध क्रांतियों में से एक का रूप लेने वाला था। 1789 तक फ्रांस की आर्थिक स्थिति पूरी तरह बिगड़ चुकी थी। वर्षों से चल रहे युद्धों, शाही परिवार के भारी खर्च और कमजोर आर्थिक नीतियों ने देश को कर्ज में डुबो दिया था। सरकार के पास पैसा नहीं बचा था, लेकिन फिर भी आम जनता पर लगातार नए कर लगाए जा रहे थे। सबसे अधिक बोझ किसानों और मध्यम वर्ग पर था। एक तरफ लोग 2 वक्त की रोटी के लिए संघर्ष कर रहे थे, तो दूसरी तरफ किंग लुइस 16 और शाही दरबार ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे थे। महलों में भव्य दावतें चल रही थीं, जबकि शहरों और गांवों में लोग भूख से मर रहे थे। 1788 में खराब मौसम के कारण फसलें भी बर्बाद हो गईं। गेहूं की भारी कमी हो गई और रोटी की कीमत कई गुना बढ़ गई। जिन परिवारों की पूरी कमाई पहले ही मुश्किल से घर चलाने में खर्च हो जाती थी, उनके लिए अब भोजन खरीदना भी असंभव होने लगा। लोगों का गुस्सा हर दिन बढ़ता जा रहा था। लेकिन समस्या केवल आर्थिक नहीं थी। फ्रांस की सामाजिक व्यवस्था भी बेहद असमान थी। समाज 3 वर्गों में बंटा हुआ था। पहले वर्ग में चर्च के बड़े अधिकारी थे। दूसरे वर्ग में राजा, रानी और अमीर सामंत शामिल थे। तीसरे वर्ग में किसान, मजदूर, व्यापारी और आम नागरिक आते थे। विडंबना यह थी कि सबसे अधिक आबादी तीसरे वर्ग की थी, लेकिन सबसे ज्यादा कर भी वही लोग देते थे, जबकि पहले और दूसरे वर्ग को कई विशेष अधिकार प्राप्त थे। धीरे धीरे जनता को लगने लगा कि यह व्यवस्था अब बदलनी ही होगी। इसी दौरान पूरे यूरोप में नए विचार फैलने लगे। वोल्टेयर, राउसियो और मोंटेस्क्यू जैसे विचारकों ने समानता, स्वतंत्रता और नागरिक अधिकारों की बात की। इन विचारों ने युवाओं और पढ़े लिखे लोगों पर गहरा प्रभाव डाला। अब लोग केवल बेहतर जीवन नहीं चाहते थे, वे न्याय चाहते थे, वे समान अधिकार चाहते थे, और सबसे बढ़कर वे ऐसी सरकार चाहते थे जो जनता के लिए काम करे। आखिरकार 1789 में वह दिन आया जिसने इतिहास बदल दिया। पेरिस की सड़कों पर हजारों लोग उतर आए। 14 जुलाई 1789 को क्रोधित भीड़ ने बास्टिल प्रिजन पर हमला कर दिया। यह केवल एक जेल नहीं थी, बल्कि राजशाही की शक्ति का प्रतीक मानी जाती थी। कुछ ही घंटों में बास्टिल पर जनता का कब्जा हो गया। इस घटना ने पूरे फ्रांस में क्रांति की आग फैला दी। एक के बाद एक शहरों में विद्रोह शुरू हो गए। राजा की शक्ति लगातार कमजोर होती गई। पुरानी व्यवस्था टूटने लगी। फ्रेंच रेवोल्यूशन अब केवल एक विरोध प्रदर्शन नहीं रही थी, यह एक ऐसा आंदोलन बन चुकी थी जो पूरे देश की राजनीतिक व्यवस्था को बदलने वाला था। उस समय नेपोलियन फ्रेंच आर्मी में एक युवा आर्टिलरी ऑफिसर था। वह इन घटनाओं को बहुत ध्यान से देख रहा था। उसने समझ लिया था कि इतिहास का एक नया अध्याय शुरू हो चुका है। नेपोलियन किसी एक राजनीतिक विचारधारा का अंध समर्थक नहीं था। उसका मानना था कि फ्रांस को सबसे पहले स्थिर और मजबूत सरकार की जरूरत है। उधर रेवोल्यूशन के कारण फ्रेंच आर्मी में भी बड़ा बदलाव शुरू हो गया। कई वरिष्ठ मिलिट्री ऑफिसर्स राजशाही के समर्थक थे। जैसे जैसे क्रांति तेज हुई, उनमें से बहुत से अधिकारी देश छोड़कर भाग गए। अचानक फ्रेंच आर्मी में अनुभवी कमांडरों की भारी कमी हो गई। यही वह अवसर था जिसका नेपोलियन लंबे समय से इंतजार कर रहा था। उसकी मेहनत, अनुशासन और मिलिट्री ट्रेनिंग अब काम आने वाली थी। वह हर दिन नई रणनीतियां बनाता, पुराने युद्धों का अध्ययन करता और अपनी आर्टिलरी स्किल्स को बेहतर बनाता रहता। उसका मानना था कि आने वाले समय में युद्ध केवल बहादुरी से नहीं, बल्कि बुद्धिमानी से जीते जाएंगे, और जल्द ही उसे अपनी बात साबित करने का मौका मिलने वाला था। 1793 में फ्रांस के दक्षिण में स्थित टोलन शहर में राजशाही समर्थकों ने विद्रोह कर दिया। उन्होंने ब्रिटेन की रॉयल नेवी को भी मदद के लिए बुला लिया। अगर टोलन हमेशा के लिए फ्रांस के हाथ से निकल जाता, तो मेडिटरेनियन सी में उसका सबसे महत्वपूर्ण नवल बेस समाप्त हो जाता। फ्रेंच गवर्नमेंट ने तुरंत अपनी सेना वहां भेजी। उसी सेना में एक युवा आर्टिलरी ऑफिसर भी मौजूद था। उसका नाम था नेपोलियन बोनापार्टे। यहीं से शुरू होने वाली थी उसकी पहली महान सैन्य विजय। 1793
फ्रेंच रेवोल्यूशन को शुरू हुए 4 वर्ष बीत चुके थे, लेकिन फ्रांस के सामने संकट कम होने के बजाय और भी बढ़ गया था। देश के अंदर गृहयुद्ध जैसी स्थिति थी, जबकि बाहर से ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, प्रशिया और स्पेन जैसी शक्तियां फ्रांस को हराने के लिए एकजुट हो चुकी थीं। इसी दौरान फ्रांस के दक्षिणी तट पर स्थित टोलन शहर में राजशाही समर्थकों ने विद्रोह कर दिया। उन्होंने ब्रिटेन की रॉयल नेवी को सहायता के लिए बुलाया और कुछ ही दिनों में टोलन का बंदरगाह ब्रिटिश नियंत्रण में चला गया। यह फ्रांस के लिए बहुत बड़ा झटका था। टोलन केवल एक शहर नहीं था, यह मेडिटरेनियन सी में फ्रांस का सबसे महत्वपूर्ण नवल बेस था। यहीं फ्रेंच नेवी के कई बड़े युद्धपोत खड़े रहते थे। यदि यह बंदरगाह हमेशा के लिए ब्रिटेन के हाथों में चला जाता, तो फ्रांस की समुद्री शक्ति लगभग समाप्त हो जाती। फ्रेंच गवर्नमेंट ने तुरंत अपनी सेना को टोलन भेजा, लेकिन वहां पहुंचने के बाद एक बड़ी समस्या सामने आई। फ्रेंच आर्मी के पास पर्याप्त सैनिक थे, लेकिन कोई ऐसी रणनीति नहीं थी जिससे ब्रिटिश सेना को हराया जा सके। इसी समय एक युवा आर्टिलरी ऑफिसर ने आगे बढ़कर अपनी योजना प्रस्तुत की। उसका नाम था नेपोलियन बोनापार्टे। उसने पूरे युद्ध क्षेत्र का कई दिनों तक निरीक्षण किया। उसने पहाड़ियों की ऊंचाई मापी, समुद्र में खड़े ब्रिटिश जहाजों की स्थिति देखी, तोपों की मारक दूरी का अध्ययन किया और फिर एक ऐसी योजना बनाई जिसने पूरे युद्ध का परिणाम बदल दिया। नेपोलियन ने अपने वरिष्ठ अधिकारियों से कहा, यदि हम सीधे शहर पर हमला करेंगे तो हमें भारी नुकसान उठाना पड़ेगा, लेकिन अगर हम उन ऊंची पहाड़ियों पर कब्जा कर लें जहां से पूरे बंदरगाह पर नजर रखी जा सकती है, तो ब्रिटिश फ्लीट को यहां टिकना असंभव हो जाएगा। शुरुआत में कई अधिकारियों ने उसकी बात को गंभीरता से नहीं लिया। आखिर वह केवल 24 वर्ष का एक युवा अधिकारी था, लेकिन जब उसकी योजना का विस्तार से अध्ययन किया गया तो सभी मान गए कि यही सबसे सही रणनीति है। रात के अंधेरे में फ्रेंच आर्मी ने पहाड़ियों की ओर बढ़ना शुरू किया। ब्रिटिश सेना को इस हमले की उम्मीद नहीं थी। कई घंटों तक भीषण लड़ाई चलती रही। नेपोलियन खुद भी सबसे आगे रहकर अपनी आर्टिलरी को निर्देश दे रहा था। इसी दौरान उसके पैर में चोट भी लगी, लेकिन उसने युद्ध क्षेत्र छोड़ने से इनकार कर दिया। आखिरकार फ्रेंच आर्मी ने उन महत्वपूर्ण पहाड़ियों पर कब्जा कर लिया। यही वह क्षण था जिसका नेपोलियन कई दिनों से इंतजार कर रहा था। उसने तुरंत अपनी तोपों को नई स्थिति में तैनात किया। कुछ ही मिनटों बाद ब्रिटिश जहाजों पर लगातार गोलाबारी शुरू हो गई। अब बंदरगाह ब्रिटिश फ्लीट के लिए सुरक्षित नहीं रहा। लगातार हो रहे हमलों के कारण ब्रिटेन की रॉयल नेवी को अपने जहाज पीछे हटाने पड़े। कुछ ही समय बाद ब्रिटिश सेना ने टोलन खाली कर दिया। फ्रेंच आर्मी विजयी हो चुकी थी। यह नेपोलियन बोनापार्टे के जीवन की पहली महान सैन्य विजय थी। पूरे फ्रांस में उसकी चर्चा होने लगी। सरकार ने उसकी असाधारण प्रतिभा को देखते हुए उसे ब्रिगेडियर जनरल के पद पर पदोन्नत कर दिया। सिर्फ 24 वर्ष की उम्र में नेपोलियन अब फ्रेंच आर्मी के सबसे युवा जनरल्स में से एक बन चुका था। लेकिन यह तो केवल शुरुआत थी। अब पूरा फ्रांस उसका नाम जानने लगा था और बहुत जल्द उसे एक ऐसी जिम्मेदारी मिलने वाली थी जो उसे पूरे यूरोप का सबसे प्रसिद्ध मिलिट्री कमांडर बना देगी। टोलन की जीत ने नेपोलियन बोनापार्टे की जिंदगी पूरी तरह बदल दी। अब वह केवल एक युवा जनरल नहीं था, पूरे फ्रांस में उसकी सैन्य प्रतिभा की चर्चा होने लगी थी। गवर्नमेंट को समझ आ गया था कि यह अधिकारी साधारण नहीं है। वह युद्ध को केवल ताकत से नहीं, बल्कि बुद्धिमत्ता और रणनीति से जीतना जानता था। लेकिन फ्रांस के सामने खतरे अभी भी खत्म नहीं हुए थे। 1794 में रेवोल्यूशन का सबसे हिंसक दौर, जिसे रेन ऑफ टेरर कहा जाता है, समाप्त हो गया। इसके बाद नई सरकार बनी, जिसे डायरेक्टरी के नाम से जाना गया। हालांकि नई सरकार भी स्थिर नहीं थी। देश के अंदर राजनीतिक संघर्ष लगातार जारी था। एक तरफ राजशाही समर्थक फिर से सत्ता हासिल करना चाहते थे, तो दूसरी तरफ रेवोल्यूशन के कट्टर समर्थक सरकार से नाराज थे। 5 अक्टूबर 1795 पेरिस की सड़कों पर हजारों हथियारबंद लोग उतर आए। उनका लक्ष्य था नेशनल कन्वेंशन पर कब्जा करना और नई सरकार को गिरा देना। यदि यह विद्रोह सफल हो जाता तो फ्रांस एक बार फिर गृहयुद्ध में फंस सकता था। सरकार को तुरंत ऐसे कमांडर की जरूरत थी जो बिना समय गंवाए स्थिति को नियंत्रित कर सके। चुनाव केवल एक व्यक्ति पर जाकर रुका, नेपोलियन बोनापार्टे। नेपोलियन ने स्थिति का तेजी से आकलन किया। उसने समझ लिया कि यदि भीड़ को शहर के केंद्र तक पहुंचने दिया गया तो उसे रोकना लगभग असंभव हो जाएगा। उसने तुरंत फ्रेंच आर्मी की आर्टिलरी को पेरिस की मुख्य सड़कों और चौराहों पर तैनात कर दिया। कुछ ही समय बाद विद्रोहियों की भीड़ आगे बढ़ने लगी। नेपोलियन ने आखिरी बार उन्हें रुकने की चेतावनी दी, लेकिन भीड़ नहीं रुकी। तब उसने आदेश दिया, आर्टिलरी फायर। कुछ ही मिनटों में पूरा विद्रोह बिखर गया। जो भीड़ सरकार को गिराने निकली थी, वह अब अपनी जान बचाने के लिए भाग रही थी।
इस निर्णायक कार्रवाई ने फ्रांस की नई सरकार को बचा लिया। अगले ही दिन पूरे पेरिस में केवल एक ही नाम की चर्चा थी, नेपोलियन बोनापार्टे। अब वह केवल युद्ध का विजेता नहीं था, वह फ्रांस की स्थिरता का सबसे भरोसेमंद सैन्य नेता बन चुका था। कुछ ही महीनों बाद उसे एक और बड़ी जिम्मेदारी दी गई। 1796 में डायरेक्टरी गवर्नमेंट ने नेपोलियन को आर्मी ऑफ इटली का कमांडर नियुक्त कर दिया। लेकिन जब उसने अपनी नई सेना को देखा तो हालात उम्मीद से कहीं ज्यादा खराब थे। सैनिक महीनों से ठीक से वेतन नहीं पाए थे, उनकी वर्दियां फट चुकी थीं। कई सैनिकों के पास ठीक जूते भी नहीं थे, भोजन की भारी कमी थी, सेना का मनोबल पूरी तरह टूट चुका था। कई अनुभवी अधिकारी मानते थे कि इस सेना से कोई बड़ा युद्ध नहीं जीता जा सकता, लेकिन नेपोलियन की सोच अलग थी। उसने अपने सैनिकों को पहली बार संबोधित किया। उसने कहा, सैनिकों, तुम भूखे हो, तुम्हारे पास कपड़े नहीं हैं, सरकार तुम्हें बहुत कम दे सकती है, लेकिन मैं तुम्हें ऐसी धरती पर ले जाऊंगा जहां सम्मान, समृद्धि और विजय तुम्हारा इंतजार कर रही है। ये शब्द सुनते ही पूरी सेना में एक नया जोश भर गया। नेपोलियन अपने सैनिकों के बीच रहता था, वह उनकी समस्याएं सुनता था, लंबी यात्राओं में उनके साथ चलता था, युद्ध के दौरान सबसे आगे दिखाई देता था। यही कारण था कि उसके सैनिक उस पर आंख बंद करके विश्वास करने लगे। लेकिन उनके सामने जो दुश्मन था वह कहीं ज्यादा शक्तिशाली था। नॉर्दर्न इटली में ऑस्ट्रिया की विशाल सेना पहले से मौजूद थी, संख्या में भी वह फ्रेंच आर्मी से कहीं बड़ी थी। यूरोप के अधिकांश सैन्य विशेषज्ञों का मानना था कि नेपोलियन कुछ ही हफ्तों में हार जाएगा, लेकिन वे एक बात भूल रहे थे, वे केवल सैनिकों की संख्या देख रहे थे, नेपोलियन की रणनीति नहीं। और बहुत जल्द पूरा यूरोप देखने वाला था कि एक छोटी सी सेना भी इतिहास बदल सकती है। 1796 नेपोलियन बोनापार्टे अब आर्मी ऑफ इटली का कमांडर बन चुका था, लेकिन उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती दुश्मन नहीं बल्कि अपनी ही सेना थी। लगभग 37,000 फ्रेंच सैनिकों की यह सेना महीनों से भूखी थी। उनके पास पर्याप्त भोजन नहीं था, कपड़े फट चुके थे और कई सैनिकों के जूते तक घिस चुके थे। सरकार के पास उन्हें वेतन देने के लिए भी पर्याप्त पैसा नहीं था। दूसरी ओर ऑस्ट्रिया के पास लगभग 50,000 से अधिक प्रशिक्षित सैनिक थे। उनके पास बेहतर हथियार थे, अधिक संसाधन थे और कई अनुभवी कमांडर भी थे। लगभग सभी लोगों को यकीन था कि नेपोलियन की हार तय है, लेकिन नेपोलियन युद्ध को दूसरे सेनापतियों की तरह नहीं देखता था। उसका मानना था कि अगर दुश्मन की पूरी सेना से एक साथ लड़ोगे तो हार निश्चित है, लेकिन अगर उसकी अलग अलग टुकड़ियों को अलग करके हराया जाए तो छोटी सेना भी बड़ी जीत हासिल कर सकती है। यही उसकी सबसे बड़ी रणनीति थी। उसने अपनी सेना को तेज गति से आगे बढ़ाया और ऑस्ट्रिया तथा उसके सहयोगियों के बीच संपर्क तोड़ना शुरू कर दिया। अप्रैल 1796 मोंटेनॉट की लड़ाई शुरू हुई। नेपोलियन ने पहले सार्डिनिया पीडमोंट की सेना पर हमला किया, जबकि ऑस्ट्रिया की मुख्य सेना अभी उनसे दूर थी। कुछ ही घंटों की लड़ाई में फ्रेंच आर्मी ने पहली जीत हासिल कर ली। इसके बाद उसने दुश्मन को संभलने का मौका ही नहीं दिया। कुछ दिनों के भीतर मिलेसिमो, फिर देगो और उसके बाद मोंडोवी, लगातार 3 बड़ी जीत। अब सार्डिनिया को मजबूर होकर फ्रांस के साथ शांति समझौता करना पड़ा। नेपोलियन ने अपने सबसे बड़े दुश्मन को युद्ध से बाहर कर दिया था। अब उसका पूरा ध्यान ऑस्ट्रिया पर था। फ्रेंच आर्मी लगातार आगे बढ़ती रही। हर जीत के साथ सैनिकों का आत्मविश्वास भी बढ़ता गया। जो सेना कुछ महीने पहले भूख और निराशा से जूझ रही थी, वही अब यूरोप की सबसे खतरनाक सेना बन चुकी थी। नेपोलियन हर युद्ध से पहले स्वयं नक्शे बनाता था। वह पहाड़ों, नदियों और सड़कों का अध्ययन करता था। उसे पता था कि किस रास्ते से सेना सबसे तेज पहुंच सकती है और कहां दुश्मन सबसे कमजोर होगा। उसकी यही तैयारी उसे दूसरे सेनापतियों से अलग बनाती थी। मई 1796 अब सामने थी एक और बड़ी चुनौती। ऑस्ट्रिया की सेना अड्डा रिवर के पार अपनी मजबूत स्थिति बना चुकी थी। उनका विश्वास था कि फ्रेंच आर्मी नदी पार नहीं कर पाएगी, लेकिन नेपोलियन ने फिर एक अप्रत्याशित फैसला लिया। उसने लोडी ब्रिज पर सीधा हमला करने का आदेश दिया। यह हमला बेहद जोखिम भरा था। ब्रिज पर ऑस्ट्रियन तोपें लगातार गोलाबारी कर रही थीं। फ्रेंच सैनिक आगे बढ़ते, लेकिन गोलियों की बारिश उन्हें पीछे धकेल देती। कुछ क्षणों के लिए ऐसा लगा कि पूरा हमला असफल हो जाएगा। तभी नेपोलियन स्वयं युद्ध क्षेत्र के सबसे आगे पहुंचा। उसने सैनिकों का हौसला बढ़ाया और उन्हें आगे बढ़ने का आदेश दिया। फ्रेंच सैनिकों ने एक बार फिर हमला किया। भयंकर गोलाबारी के बीच वे ब्रिज पार करने में सफल हो गए। ऑस्ट्रिया की सेना पीछे हटने लगी। लोडी की जीत ने नेपोलियन की छवि को और भी विशाल बना दिया। अब उसके अपने सैनिक उसे केवल कमांडर नहीं, बल्कि एक ऐसे नेता के रूप में देखने लगे जो असंभव को भी संभव बना सकता था।
कुछ ही दिनों बाद फ्रेंच आर्मी ने मिलन में प्रवेश किया। इटली का सबसे महत्वपूर्ण शहर अब फ्रांस के नियंत्रण में था। पेरिस में यह समाचार पहुंचते ही पूरे देश में जश्न मनाया गया। अखबारों ने नेपोलियन को फ्रांस का सबसे महान जनरल कहना शुरू कर दिया। लेकिन नेपोलियन जानता था, इटली की जीत केवल शुरुआत थी। उसकी नजर अब पूरे यूरोप पर थी और आने वाले वर्षों में वही व्यक्ति पूरे महाद्वीप की राजनीति बदलने वाला था। मई 1796 मिलन पर कब्जा करने के बाद नेपोलियन बोनापार्टे अब केवल फ्रांस का एक सफल जनरल नहीं रह गया था। पूरे यूरोप में उसके नाम की चर्चा होने लगी थी। लेकिन उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती अभी बाकी थी। ऑस्ट्रिया हार मानने को तैयार नहीं था। होली रोमन एम्पायर के सम्राट ने इटली को हर हाल में वापस लेने का फैसला किया। वियना से लगातार नई सेनाएं भेजी जाने लगीं। उनका उद्देश्य केवल एक था, नेपोलियन को हराना। लेकिन नेपोलियन ने अपने दुश्मनों को कभी तैयारी का समय नहीं दिया। वह लगातार अपनी सेना को आगे बढ़ाता रहा। उसका सिद्धांत बहुत सरल था, दुश्मन के तैयार होने का इंतजार मत करो, उससे पहले हमला कर दो। 1796 के मध्य तक ऑस्ट्रिया ने अनुभवी जनरल डैगोबर्ट वॉन वर्मज़र के नेतृत्व में लगभग 50,000 सैनिक इटली भेजे। उन्होंने सोचा कि नेपोलियन अब चारों तरफ से घिर जाएगा। लेकिन नेपोलियन ने फिर वही रणनीति अपनाई जिसने उसे अब तक हर युद्ध में जीत दिलाई थी। उसने दुश्मन की पूरी सेना से लड़ने के बजाय उसकी अलग अलग टुकड़ियों पर हमला किया। पहले कैस्टिग्लियोनी, फिर बस्सानो और उसके बाद आर्कोल। हर जगह ऑस्ट्रियन आर्मी को पीछे हटना पड़ा। लेकिन बैटल ऑफ आर्कोल सबसे यादगार बन गई। यह युद्ध 3 दिनों तक चला। युद्ध क्षेत्र दलदलों और संकरे पुलों से घिरा हुआ था। फ्रेंच आर्मी आगे बढ़ने की कोशिश करती, लेकिन ऑस्ट्रियन सैनिक उन्हें रोक देते। कई बार हमला असफल हुआ। फ्रेंच सैनिकों का मनोबल गिरने लगा। उसी समय नेपोलियन ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने उसके सैनिकों में नई जान भर दी। वह स्वयं फ्रेंच फ्लैग लेकर सबसे आगे बढ़ा। वह आर्कोल ब्रिज की ओर दौड़ा और सैनिकों से उसके पीछे आने का आह्वान किया। हालांकि उस समय उसके अधिकारी उसे पीछे खींच लाए, लेकिन उसके साहस ने पूरी सेना का मनोबल बदल दिया। फ्रेंच आर्मी ने फिर हमला किया। 3 दिन की भीषण लड़ाई के बाद ऑस्ट्रिया को पीछे हटना पड़ा। आर्कोल की जीत ने नेपोलियन की लोकप्रियता को और बढ़ा दिया। लेकिन अंतिम निर्णय अभी बाकी था। 1797 ऑस्ट्रिया ने अपनी आखिरी बड़ी सेना इटली भेजी। इस बार नेतृत्व जनरल जोसेफ आल्विंग्सी कर रहे थे। नेपोलियन जानता था कि अगर यह युद्ध हार गया तो पिछले सभी विजय अभियान बेकार हो जाएंगे। 14 जनवरी 1797 बैटल ऑफ रिवोली शुरू हुई। यह नेपोलियन के पूरे इटालियन कैंपेन की सबसे महत्वपूर्ण लड़ाई थी। ऑस्ट्रियन आर्मी संख्या में कहीं अधिक थी, लेकिन नेपोलियन ने पहाड़ियों का लाभ उठाया। उसने अपनी आर्टिलरी को ऐसी जगह तैनात किया जहां से दुश्मन की कई टुकड़ियों पर एक साथ हमला किया जा सकता था। सुबह से शाम तक भीषण युद्ध चलता रहा। हर घंटे ऑस्ट्रियन आर्मी कमजोर होती गई। अंततः उनकी पूरी सेना बिखर गई। हजारों सैनिक बंदी बना लिए गए। बैटल ऑफ रिवोली ने इटली में ऑस्ट्रिया की शक्ति लगभग समाप्त कर दी। अब वियना तक रास्ता लगभग खुल चुका था। नेपोलियन की सेना लगातार आगे बढ़ती रही। ऑस्ट्रिया को समझ आ गया कि यदि युद्ध जारी रहा तो फ्रेंच आर्मी उसकी राजधानी तक पहुंच सकती है। आखिरकार ऑस्ट्रिया ने शांति की बातचीत शुरू कर दी। अक्टूबर 1797 में ट्रीटी ऑफ कैंपो फोर्मियो पर हस्ताक्षर हुए। इस संधि के बाद फ्रांस को इटली और यूरोप के कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर नियंत्रण मिल गया। नेपोलियन अब केवल फ्रांस का हीरो नहीं था, वह यूरोप का सबसे प्रसिद्ध मिलिट्री कमांडर बन चुका था। पेरिस लौटने पर उसका भव्य स्वागत किया गया। लोग उसे देखने के लिए सड़कों पर उमड़ पड़े। अखबारों में उसकी जीत की कहानियां छपने लगीं। लेकिन नेपोलियन के मन में अब एक और बड़ा सपना जन्म ले चुका था। वह जानता था, अगर ब्रिटेन को हराना है तो युद्ध यूरोप में नहीं बल्कि इजिप्ट से शुरू होगा। यहीं से शुरू होने वाला था नेपोलियन का सबसे साहसिक और सबसे विवादास्पद अभियान। 1798 इटली में लगातार जीत हासिल करने के बाद नेपोलियन बोनापार्टे अब फ्रांस का सबसे लोकप्रिय सैन्य नेता बन चुका था। लेकिन उसकी महत्वाकांक्षा केवल इटली तक सीमित नहीं थी। उसकी नजर अब ब्रिटेन पर थी। उस समय ब्रिटेन दुनिया की सबसे शक्तिशाली नवल पावर था। उसके जहाज लगभग हर महासागर में व्यापार करते थे। विशेष रूप से इंडिया के साथ होने वाला व्यापार ब्रिटिश एम्पायर की सबसे बड़ी आर्थिक ताकत था। नेपोलियन जानता था कि ब्रिटिश नेवी को समुद्र में हराना लगभग असंभव है, इसलिए उसने एक अलग योजना बनाई। अगर इजिप्ट पर नियंत्रण कर लिया जाए तो ब्रिटेन और इंडिया के बीच का व्यापारिक मार्ग बाधित किया जा सकता था। इससे ब्रिटिश एम्पायर की अर्थव्यवस्था को बड़ा झटका लग सकता था। फ्रेंच गवर्नमेंट को यह योजना पसंद आई। मई 1798 में नेपोलियन लगभग 35,000 सैनिकों,
सैकड़ों जहाजों और अनेक वैज्ञानिकों, इंजीनियरों तथा विद्वानों के साथ इजिप्ट के लिए रवाना हुआ। यह केवल एक सैन्य अभियान नहीं था। नेपोलियन चाहता था कि इजिप्ट में फ्रेंच संस्कृति, विज्ञान और आधुनिक प्रशासन भी स्थापित किया जाए। जुलाई 1798 फ्रेंच फ्लीट अलेक्जेंड्रिया के तट पर पहुंचा। कुछ ही दिनों में अलेक्जेंड्रिया पर फ्रांस का कब्जा हो गया। इसके बाद नेपोलियन अपनी सेना के साथ कैरो की ओर बढ़ने लगा, लेकिन रास्ते में उसका सामना मामलुक आर्मी से हुआ। 21 जुलाई 1798 बैटल ऑफ दी पिरामिड्स शुरू हुई। दूर क्षितिज पर इजिप्ट के विशाल पिरामिड दिखाई दे रहे थे। एक तरफ मामलुक आर्मी थी, जो अपनी घुड़सवार सेना के लिए प्रसिद्ध थी। दूसरी ओर नेपोलियन की अनुशासित फ्रेंच आर्मी। युद्ध शुरू होने से पहले नेपोलियन ने अपने सैनिकों से कहा, इन पिरामिडों की ऊंचाइयों से 40 सदियां तुम्हें देख रही हैं। इसके बाद उसने अपनी इन्फेंट्री को विशाल स्क्वायर फॉर्मेशन में खड़ा कर दिया। हर स्क्वायर के चारों ओर सैनिक और बीच में आर्टिलरी तैनात थी। मामलुक कैवलरी ने कई बार हमला किया, लेकिन हर बार फ्रेंच आर्मी की संगठित गोलाबारी ने उन्हें पीछे धकेल दिया। कुछ ही घंटों में मामलुक आर्मी पूरी तरह बिखर गई। यह नेपोलियन की एक और शानदार जीत थी। कुछ दिनों बाद फ्रेंच आर्मी ने कैरो पर भी कब्जा कर लिया। ऐसा लग रहा था कि इजिप्ट कैंपेन पूरी तरह सफल होने वाला है, लेकिन समुद्र में हालात बिल्कुल बदल चुके थे। 1 अगस्त 1798 ब्रिटिश नेवी के प्रसिद्ध एडमिरल होराशियो नेल्सन ने अबूकिर बे में फ्रेंच फ्लीट का पता लगा लिया। इसके बाद शुरू हुई बैटल ऑफ दी नाइल। नेल्सन ने रात के समय अचानक हमला किया। फ्रेंच फ्लीट इस हमले के लिए तैयार नहीं था। भीषण तोपों की गोलाबारी शुरू हो गई। कई फ्रेंच युद्धपोतों में आग लग गई। सबसे बड़ा युद्धपोत एलोरियंट भीषण विस्फोट के साथ समुद्र में डूब गया। यह विस्फोट कई किलोमीटर दूर तक दिखाई दिया। रात भर चली लड़ाई के बाद लगभग पूरी फ्रेंच फ्लीट नष्ट हो चुकी थी। नेपोलियन की सेना इजिप्ट में फंस गई। अब फ्रांस से नई सेना, हथियार और रसद भेजना लगभग असंभव हो गया। इसके बावजूद नेपोलियन ने हार नहीं मानी। उसने इजिप्ट में प्रशासन स्थापित करना शुरू किया। उसने वैज्ञानिकों को प्राचीन मिस्र का अध्ययन करने का आदेश दिया। इसी अभियान के दौरान रोजेटा स्टोन की खोज हुई। बाद में इसी पत्थर की मदद से प्राचीन इजिप्शियन हायरोग्लिफ्स को समझा जा सका, जिसने इजिप्ट के इतिहास को पढ़ने का रास्ता खोल दिया। लेकिन इसी बीच फ्रांस से लगातार चिंताजनक समाचार आने लगे। यूरोप में ऑस्ट्रिया, रशिया और ब्रिटेन ने फ्रांस के खिलाफ नया गठबंधन बना लिया था। फ्रेंच आर्मी कई मोर्चों पर संघर्ष कर रही थी। पेरिस में डायरेक्टरी गवर्नमेंट तेजी से कमजोर होती जा रही थी। देश को एक ऐसे नेता की जरूरत थी जो हालात को संभाल सके। नेपोलियन समझ गया, अगर वह इजिप्ट में रुका तो शायद इतिहास उसे भूल जाएगा, लेकिन अगर वह फ्रांस लौट गया तो शायद पूरा देश उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। 1799 नेपोलियन ने एक साहसिक निर्णय लिया। वह अपनी सेना का बड़ा हिस्सा इजिप्ट में छोड़कर कुछ विश्वसनीय अधिकारियों के साथ गुप्त रूप से फ्रांस के लिए रवाना हो गया। उसे नहीं पता था कि पेरिस पहुंचने के बाद उसका जीवन पूरी तरह बदल जाएगा और कुछ ही महीनों में वह फ्रांस का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बनने वाला था। अक्टूबर 1799 जब नेपोलियन बोनापार्टे फ्रांस लौटा, तब देश की स्थिति बेहद खराब थी। डायरेक्टरी गवर्नमेंट भ्रष्टाचार, आर्थिक संकट और राजनीतिक अस्थिरता से घिर चुकी थी। लगातार युद्धों ने फ्रांस को कमजोर कर दिया था। सरकार के फैसलों पर जनता का विश्वास लगभग खत्म हो चुका था। पेरिस की सड़कों पर लोग बदलाव चाहते थे, लेकिन कोई ऐसा नेता दिखाई नहीं दे रहा था जो पूरे देश को एकजुट कर सके। नेपोलियन के फ्रांस लौटते ही माहौल बदलने लगा। इटली की जीत और इजिप्ट कैंपेन की खबरों ने उसे पहले ही राष्ट्रीय नायक बना दिया था। जहां भी वह जाता, लोग उसका स्वागत करते। कई प्रभावशाली राजनेताओं और सैन्य अधिकारियों को लगने लगा कि फ्रांस को बचाने का काम केवल नेपोलियन ही कर सकता है। इन्हीं नेताओं में एक था एमेनुएल जोसेफ सियाइस। वह डायरेक्टरी गवर्नमेंट का सदस्य था और काफी समय से नई सरकार बनाने की योजना बना रहा था, लेकिन उसे एक ऐसे सैन्य नेता की जरूरत थी जिसके पास जनता और सेना दोनों का समर्थन हो। नेपोलियन इसके लिए सबसे उपयुक्त व्यक्ति था। दोनों ने मिलकर सत्ता परिवर्तन की योजना बनाई। 9 नवंबर 1799 फ्रांस की संसद को पेरिस से बाहर सेंट क्लाउड बुलाया गया। सरकार ने यह घोषणा की कि राजधानी पर खतरा मंडरा रहा है। असल में यह नेपोलियन की योजना का हिस्सा था। जब सांसद सेंट क्लाउड पहुंचे, तब नेपोलियन अपनी सेना के साथ वहां मौजूद था। उसने संसद के सामने भाषण दिया। उसने कहा कि फ्रांस को बचाने के लिए नई और मजबूत सरकार की आवश्यकता है, लेकिन सभी सांसद उसकी बात से सहमत नहीं थे। कुछ सांसदों ने उस पर तानाशाह बनने की कोशिश करने का आरोप लगाया। स्थिति अचानक तनावपूर्ण हो गई। संसद के अंदर जोरदार हंगामा शुरू हो गया। 12
कुछ सदस्य नपोलियन को गिरफ्तार करने की मांग करने लगे। कुछ समय के लिए ऐसा लगा कि पूरी योजना असफल हो जाएगी। उसी समय नपोलियन का भाई लूसियन बोनापार्टे आगे आया। वह उस समय संसद के एक सदन का अध्यक्ष था। उसने बाहर खड़े सैनिकों से कहा कि कुछ कट्टरपंथी सदस्य नपोलियन की हत्या करने की कोशिश कर रहे हैं। यह सुनते ही सैनिक संसद भवन के अंदर प्रवेश कर गए। कुछ ही मिनटों में पूरा भवन खाली करा दिया गया। डायरेक्टरी गवर्नमेंट का अंत हो चुका था। बिना किसी बड़े गृहयुद्ध के फ्रांस की सत्ता नपोलियन के हाथों में आ गई। इस घटना को इतिहास में 18 ब्रूमेय कूप कहा जाता है। नई सरकार बनाई गई जिसे कौंसलेट कहा गया। इस व्यवस्था में 3 कौंसल्स नियुक्त किए गए, लेकिन वास्तविक शक्ति केवल एक व्यक्ति के पास थी, फर्स्ट कौंसल नपोलियन बोनापार्टे। अब फ्रांस का भविष्य पूरी तरह उसके हाथों में था। सत्ता संभालते ही नपोलियन ने कई बड़े सुधार शुरू किए। उसने सरकारी खर्चों पर नियंत्रण लगाया, टैक्स कलेक्शन सिस्टम को पूरी तरह बदल दिया, भ्रष्टाचार कम करने के लिए नए नियम बनाए, देश भर में प्रशासन को अधिक संगठित किया गया। उसने बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना की, जिससे देश की अर्थव्यवस्था धीरे धीरे स्थिर होने लगी। सड़कों, पुलों और सरकारी संस्थानों का निर्माण शुरू हुआ। एजुकेशन सिस्टम में भी बड़े सुधार किए गए। सरकारी स्कूलों और मिलिट्री अकेडमीज को मजबूत बनाया गया ताकि भविष्य के अधिकारी बेहतर शिक्षा प्राप्त कर सकें। लेकिन नपोलियन का सबसे महत्वपूर्ण सुधार अभी बाकी था। 1804 में उसने एक नया कानून लागू किया, नेपोलियनिक कोड। इस कानून ने फ्रांस की पूरी न्याय व्यवस्था बदल दी। अब कानून के सामने सभी नागरिक समान माने गए। निजी संपत्ति की सुरक्षा को कानूनी अधिकार मिला। सरकारी व्यवस्था पहले की तुलना में अधिक व्यवस्थित हो गई। बाद में यूरोप और दुनिया के कई देशों ने इसी कानूनी व्यवस्था से प्रेरणा ली। कुछ ही वर्षों में फ्रांस फिर से यूरोप की सबसे शक्तिशाली ताकतों में शामिल हो गया। लेकिन नपोलियन अभी भी संतुष्ट नहीं था। उसका सपना केवल फ्रांस का नेतृत्व करना नहीं था, वह पूरे यूरोप में एक ऐसा साम्राज्य स्थापित करना चाहता था जिसकी शक्ति को कोई चुनौती न दे सके। और इसी सपने को पूरा करने के लिए 1804 में वह एक ऐसा निर्णय लेने वाला था जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। वह स्वयं अपने सिर पर ताज रखकर एम्परर ऑफ दी फ्रेंच बनने वाला था। 1804 कुछ ही वर्षों में नपोलियन बोनापार्टे ने फ्रांस की राजनीति, अर्थव्यवस्था और सेना को पूरी तरह बदल दिया था। देश अब पहले की तुलना में कहीं अधिक स्थिर और शक्तिशाली बन चुका था। लेकिन नपोलियन का सपना केवल फर्स्ट कौंसल बने रहने का नहीं था। वह एक ऐसा शासन स्थापित करना चाहता था जो लंबे समय तक कायम रहे। 2 दिसंबर 1804 पेरिस के प्रसिद्ध नोटर डेम कैथेड्रल में हजारों लोग इकट्ठा हुए। फ्रांस के सबसे बड़े अधिकारी, विदेशी राजदूत और चर्च के प्रमुख इस ऐतिहासिक समारोह के गवाह बनने आए थे। कैथोलिक चर्च के सर्वोच्च धर्मगुरु पोप पियूस 7 भी रोम से पेरिस पहुंचे। परंपरा के अनुसार पोप को नपोलियन के सिर पर ताज रखना था। लेकिन तभी इतिहास का एक ऐसा दृश्य सामने आया जिसे आज भी दुनिया याद करती है। नपोलियन ने पोप के हाथों से ताज लिया और स्वयं अपने सिर पर रख लिया। इसके बाद उसने अपनी पत्नी जोसेफीन बोनापार्टे के सिर पर भी ताज पहनाया। यह केवल एक राज्याभिषेक नहीं था, यह पूरी दुनिया के लिए एक संदेश था। नपोलियन यह दिखाना चाहता था कि उसकी शक्ति किसी राजा, किसी चर्च या किसी धार्मिक संस्था की देन नहीं है। उसने अपनी शक्ति अपने साहस, अपनी प्रतिभा और अपनी जीत के दम पर हासिल की थी। अब नपोलियन आधिकारिक रूप से एम्परर ऑफ दी फ्रेंच बन चुका था। लेकिन यूरोप के दूसरे राजा इस घटना से चिंतित हो गए। उन्हें डर था कि अगर नपोलियन लगातार शक्तिशाली होता गया तो एक दिन वह उनके राज्यों पर भी कब्जा कर सकता है। ब्रिटेन ने तुरंत ऑस्ट्रिया, रशिया और स्वीडन के साथ मिलकर थर्ड कोalition बना ली। एक बार फिर यूरोप युद्ध की ओर बढ़ रहा था। नपोलियन ने भी अपनी विशाल सेना, ग्रैंड आर्मी को युद्ध के लिए तैयार करना शुरू कर दिया। उस समय उसकी सेना दुनिया की सबसे अनुशासित सेनाओं में गिनी जाती थी। सैनिकों को तेजी से लंबी दूरी तय करने की ट्रेनिंग दी जाती थी। हर कॉर्प्स स्वतंत्र रूप से लड़ सकता था, लेकिन जरूरत पड़ने पर कुछ ही घंटों में पूरी सेना एक साथ इकट्ठी हो जाती थी। यह मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन उस समय पूरी दुनिया के लिए नई थी। 1805 में नपोलियन ने अपनी सेना के साथ जर्मनी की ओर मार्च शुरू किया। उसका पहला लक्ष्य था ऑस्ट्रियन आर्मी। जनरल कार्ल मैक के नेतृत्व में लगभग 60,000 ऑस्ट्रियन सैनिक उल्म शहर के आसपास तैनात थे। उन्हें विश्वास था कि फ्रेंच आर्मी सीधे सामने से हमला करेगी। लेकिन नपोलियन ने फिर वही किया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। उसने अपनी पूरी सेना को कई अलग अलग रास्तों से आगे बढ़ाया। कुछ ही दिनों में ऑस्ट्रियन आर्मी चारों तरफ से घिर चुकी थी। जनरल मैक को समझ आ गया कि अब बच निकलना असंभव है। 20 अक्टूबर 1805
लगभग 30,000 से अधिक ऑस्ट्रियन सैनिकों ने बिना किसी बड़ी लड़ाई के आत्मसमर्पण कर दिया। इतिहास में इसे उल्म कैंपेन के नाम से जाना जाता है। यह नेपोलियन की सबसे शानदार रणनीतिक जीतों में से एक थी। अब वियना का रास्ता लगभग खुल चुका था। कुछ ही हफ्तों बाद फ्रेंच आर्मी ने ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में प्रवेश कर लिया। यूरोप एक बार फिर नेपोलियन की गति देखकर हैरान था, लेकिन असली लड़ाई अभी बाकी थी। रशिया के जार अलेक्जेंडर आई और ऑस्ट्रिया के एम्परर फ्रांसिस II अपनी संयुक्त सेना के साथ नेपोलियन का इंतजार कर रहे थे। दोनों पक्षों की सेनाएं मोविया के मैदानों में आमने सामने खड़ी थीं। यह वही युद्ध था जिसे इतिहास बैटल ऑफ ऑस्टरलिट्ज या द बैटल ऑफ द थ्री एम्परर्स के नाम से याद करता है। यही नेपोलियन अपनी सबसे महान सैन्य रणनीति का प्रदर्शन करने वाला था। 2 दिसंबर 1805 मोविया के बर्फ से ढके मैदानों पर यूरोप की सबसे शक्तिशाली सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं। एक तरफ नेपोलियन बोनापार्टे की ग्रैंड आर्मी थी, दूसरी ओर ऑस्ट्रिया के एम्परर फ्रांसिस II और रशिया के जार अलेक्जेंडर आई की संयुक्त सेना। इसी कारण इस युद्ध को इतिहास में बैटल ऑफ द थ्री एम्परर्स कहा जाता है। संयुक्त अलीड आर्मी के पास लगभग 85,000 सैनिक थे। नेपोलियन के पास लगभग 73,000 सैनिक। संख्या में नेपोलियन की सेना कम थी, लेकिन उसकी सबसे बड़ी ताकत उसके सैनिक नहीं, उसकी रणनीति थी। युद्ध से एक दिन पहले नेपोलियन ने जानबूझकर अपनी सेना के दाहिने हिस्से को कमजोर दिखाया। उसने अपने कुछ सैनिक पीछे हटा लिए ताकि दुश्मन को लगे कि फ्रेंच आर्मी कमजोर पड़ रही है। अलीड कमांडर्स ठीक वही सोचने लगे जिसकी नेपोलियन को उम्मीद थी। उन्होंने फैसला किया कि वे नेपोलियन के दाहिने हिस्से पर बड़ा हमला करेंगे, लेकिन यही नेपोलियन का जाल था। 2 दिसंबर की सुबह घना कोहरा पूरे मैदान पर छाया हुआ था। अलीड आर्मी अपनी योजना के अनुसार आगे बढ़ने लगी। जैसे ही उनकी मुख्य सेना नेपोलियन के दाहिने हिस्से की ओर बढ़ी, उन्होंने अपनी सबसे महत्वपूर्ण ऊंची पहाड़ी प्रेटसन हाइट्स लगभग खाली छोड़ दी। नेपोलियन कई घंटों से इसी पल का इंतजार कर रहा था। उसने अपने मार्शल निकोलास सोल्ट को आदेश दिया, एक ही वार में दुश्मन का केंद्र तोड़ दो। कोहरा धीरे धीरे हटने लगा। फ्रेंच आर्मी तेजी से प्रेटसन हाइट्स की ओर बढ़ी। कुछ ही समय में वहां भीषण लड़ाई शुरू हो गई। अलीड आर्मी को समझ ही नहीं आया कि क्या हो रहा है। उनकी सेना 2 हिस्सों में बंट चुकी थी। नेपोलियन ने तुरंत दोनों हिस्सों पर अलग अलग हमला कर दिया। अब ऑस्ट्रियन और रशियन सैनिकों के बीच संपर्क टूट चुका था। पूरा युद्ध क्षेत्र अव्यवस्थित हो गया। फ्रेंच आर्टिलरी लगातार गोलाबारी कर रही थी। फ्रेंच इन्फेंट्री तेजी से आगे बढ़ रही थी। नेपोलियन स्वयं ऊंचाई पर खड़ा होकर पूरे युद्ध क्षेत्र को देख रहा था और हर कुछ मिनट में नए आदेश दे रहा था। दोपहर तक अलीड आर्मी पूरी तरह टूट चुकी थी। हजारों सैनिक मैदान छोड़कर भागने लगे। कई सैनिक जमी हुई झीलों की ओर भागे। फ्रेंच तोपों की गोलाबारी से झील की बर्फ टूटने लगी। सैकड़ों सैनिक और घोड़े बर्फीले पानी में गिर गए। हालांकि बाद के इतिहासकारों का मानना है कि इस घटना का आकार बाद में कुछ बढ़ा चढ़ाकर बताया गया, लेकिन यह निश्चित है कि अलीड आर्मी को विनाशकारी हार मिली। शाम तक युद्ध समाप्त हो चुका था। नेपोलियन ने अपने जीवन की सबसे महान विजय हासिल कर ली थी। बैटल ऑफ ऑस्टरलिट्ज को आज भी दुनिया के सबसे महान सैन्य अभियानों में गिना जाता है। इस जीत के बाद ऑस्ट्रिया ने फिर शांति की मांग की। 26 दिसंबर 1805 को ट्रीटी ऑफ प्रेसबर्ग पर हस्ताक्षर किए गए। ऑस्ट्रिया को अपने कई महत्वपूर्ण क्षेत्र फ्रांस और उसके सहयोगियों को सौंपने पड़े, लेकिन इसका प्रभाव केवल इतना ही नहीं था। 1806 में लगभग 1000 वर्षों से अस्तित्व में रहा होली रोमन एम्पायर भी समाप्त हो गया। यूरोप का राजनीतिक नक्शा बदल चुका था। अब नेपोलियन पूरे महाद्वीप का सबसे शक्तिशाली शासक बन चुका था, लेकिन एक देश अब भी उसके सामने झुकने को तैयार नहीं था। ब्रिटेन। ब्रिटिश नेवी अब भी समुद्रों पर राज कर रही थी। नेपोलियन समझ गया कि जब तक ब्रिटेन आर्थिक रूप से मजबूत रहेगा, तब तक यूरोप में स्थायी शांति संभव नहीं होगी। इसी सोच के साथ उसने एक नई योजना बनाई, कॉन्टिनेंटल सिस्टम। उसे विश्वास था कि बिना एक भी गोली चलाए वह ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था को घुटनों पर ला सकता है, लेकिन यही निर्णय आगे चलकर उसके साम्राज्य के पतन की शुरुआत बनने वाला था। 1806 बैटल ऑफ ऑस्टरलिट्ज की ऐतिहासिक जीत के बाद नेपोलियन बोनापार्टे अपने साम्राज्य की शक्ति के शिखर पर था। ऑस्ट्रिया हार चुका था। होली रोमन एम्पायर समाप्त हो चुका था। यूरोप के अधिकांश देश या तो फ्रांस के सहयोगी बन चुके थे या उसके प्रभाव में आ गए थे, लेकिन एक शक्ति अब भी नेपोलियन की पहुंच से बाहर थी, ब्रिटेन। समुद्रों पर अब भी ब्रिटिश रॉयल नेवी का पूर्ण नियंत्रण था। 1805 में बैटल ऑफ ट्राफाल्गर में एडमिरल होराशियो नेल्सन ने फ्रेंच और स्पेनिश फ्लीट्स को हराकर यह स्पष्ट कर दिया था कि समुद्र में ब्रिटेन को हराना लगभग असंभव था।
नेपोलियन ने समझ लिया कि अगर वह समुद्र में ब्रिटेन को नहीं हरा सकता तो उसे आर्थिक रूप से कमजोर करना होगा। इसी सोच के साथ 1806 में उसने बर्लिन डिक्री जारी किया। यहीं से कॉन्टिनेंटल सिस्टम की शुरुआत हुई। इस योजना के अनुसार यूरोप का कोई भी देश ब्रिटेन के साथ व्यापार नहीं करेगा। ब्रिटिश जहाजों को यूरोपियन पोर्ट्स में प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी और ब्रिटिश सामान खरीदना भी प्रतिबंधित कर दिया गया। नेपोलियन को विश्वास था कि अगर ब्रिटेन का व्यापार रुक गया तो उसकी अर्थव्यवस्था टूट जाएगी और अंततः उसे फ्रांस के सामने झुकना पड़ेगा। शुरुआत में यह योजना सफल होती हुई दिखाई दी। ब्रिटेन के व्यापार पर दबाव बढ़ा, लेकिन जल्द ही कॉन्टिनेंटल सिस्टम की कमजोरियां सामने आने लगीं। यूरोप के कई देशों की अर्थव्यवस्था भी ब्रिटिश व्यापार पर निर्भर थी। जब व्यापार बंद हुआ तो फ्रांस के सहयोगी देशों को भी भारी आर्थिक नुकसान होने लगा। कई व्यापारियों ने तस्करी शुरू कर दी। रात के अंधेरे में ब्रिटिश सामान यूरोप के कई बंदरगाहों तक पहुंचने लगा। नेपोलियन ने इस तस्करी को रोकने के लिए कड़े कदम उठाए, लेकिन जितने अधिक नियम बनाए गए, लोगों का असंतोष उतना ही बढ़ता गया। उधर ब्रिटेन ने भी हार नहीं मानी। उसने समुद्रों पर अपनी शक्ति का उपयोग करते हुए दुनिया के अन्य देशों के साथ व्यापार बढ़ा दिया। इस तरह कॉन्टिनेंटल सिस्टम ब्रिटेन को पूरी तरह कमजोर नहीं कर सका। इसी बीच एक नया संकट पैदा हो गया। पोर्चुगल ने ब्रिटेन के साथ व्यापार बंद करने से इनकार कर दिया। नेपोलियन ने पोर्चुगल पर आक्रमण करने का निर्णय लिया, लेकिन पोर्चुगल तक पहुंचने के लिए फ्रेंच आर्मी को स्पेन से होकर गुजरना पड़ा। 1808 में फ्रेंच सेना स्पेन में प्रवेश कर गई। यही नेपोलियन ने एक ऐसी गलती की जिसका परिणाम उसे वर्षों तक भुगतना पड़ा। उसने स्पेन के राजा को हटाकर अपने बड़े भाई जोसेफ बोनापार्टे को स्पेन का नया राजा बना दिया। स्पेनिश जनता ने इसे स्वीकार नहीं किया। पूरे देश में विद्रोह भड़क उठा। गांवों और पहाड़ों में छोटे छोटे समूह फ्रेंच सैनिकों पर अचानक हमला करने लगे और फिर जंगलों में गायब हो जाते। इस तरह के युद्ध को बाद में ग्युरिल्ला वॉरफेयर कहा गया। फ्रेंच आर्मी को ऐसे युद्ध का बहुत कम अनुभव था। हर दिन सैनिकों पर छोटे छोटे हमले होने लगे। हजारों सैनिक मारे गए। उधर ब्रिटेन ने भी इस अवसर का लाभ उठाया। ब्रिटिश आर्मी सर आर्थर वेलेस्ली के नेतृत्व में पोर्चुगल पहुंची और स्पेनिश विद्रोहियों की सहायता करने लगी। यही सर आर्थर वेलेस्ली आगे चलकर ड्यूक ऑफ वेलिंगटन के नाम से प्रसिद्ध हुए। स्पेन का यह युद्ध धीरे धीरे नेपोलियन के लिए एक ऐसे घाव में बदल गया जो कभी पूरी तरह भर नहीं सका। फ्रेंच आर्मी लगातार सैनिक और धन खोती रही। इतिहासकारों ने बाद में इस संघर्ष को द स्पेनिश अल्सर यानी नेपोलियन के साम्राज्य का ऐसा घाव कहा, जिसने उसकी शक्ति को धीरे धीरे कमजोर कर दिया। लेकिन नेपोलियन को अभी भी विश्वास था कि वह यूरोप का निर्विवाद शासक है। उसे लगता था कि यदि कोई देश उसके आदेश का पालन नहीं करेगा तो वह अपनी सेना से उसे झुका देगा। यही आत्मविश्वास धीरे धीरे अतिआत्मविश्वास में बदलने लगा और फिर उसने अपने जीवन का सबसे जोखिम भरा निर्णय लिया, रशिया पर आक्रमण। 1812 में शुरू होने वाला यह अभियान केवल नेपोलियन की सेना ही नहीं, उसके पूरे साम्राज्य का भविष्य तय करने वाला था। 1812 नेपोलियन बोनापार्टे ने अपने जीवन का सबसे बड़ा सैन्य अभियान शुरू किया। उसने लगभग 6 लाख सैनिकों की ग्रैंड आर्मी के साथ रशिया की ओर मार्च किया। उस समय यह दुनिया की सबसे बड़ी सेनाओं में से एक थी। इसमें केवल फ्रेंच सैनिक ही नहीं, बल्कि इटली, पोलैंड, जर्मनी, हॉलैंड और फ्रांस के सहयोगी देशों के सैनिक भी शामिल थे। नेपोलियन को विश्वास था कि यह युद्ध कुछ ही हफ्तों में समाप्त हो जाएगा, लेकिन रशिया ने सीधी लड़ाई लड़ने के बजाय एक अलग रणनीति अपनाई। रशियन आर्मी लगातार पीछे हटती रही। हर बार पीछे हटने से पहले वे खेतों में खड़ी फसलें जला देते, अनाज के गोदाम नष्ट कर देते, पुल तोड़ देते और गांव खाली करा देते। इस रणनीति को स्कोच्ड अर्थ पॉलिसी कहा जाता है। नेपोलियन की सेना आगे तो बढ़ती गई, लेकिन उसे भोजन, चारा और आवश्यक सामान मिलना बंद हो गया। हर दिन हजारों सैनिक भूख, बीमारी और थकान से मरने लगे। 7 सितंबर 1812 दोनों सेनाएं बोरोदिनो के मैदान में आमने सामने आईं। बैटल ऑफ बोरोदिनो नेपोलियनिक वॉर्स की सबसे खूनी लड़ाइयों में से एक थी। सुबह से शाम तक लगातार तोपों की गोलाबारी और तलवारों की भिड़ंत होती रही। दोनों पक्षों के लगभग 70,000 से अधिक सैनिक मारे गए या घायल हुए। नेपोलियन युद्ध क्षेत्र पर डटा रहा, लेकिन उसे निर्णायक जीत नहीं मिली। कुछ दिनों बाद रशियन आर्मी पीछे हट गई और नेपोलियन मॉस्को पहुंच गया। लेकिन मॉस्को वैसा नहीं था जैसा उसने सोचा था। शहर लगभग खाली था। कुछ ही समय बाद पूरे शहर में भीषण आग लग गई। आज भी इतिहासकारों में इस बात पर मतभेद है कि आग किसने लगाई, लेकिन परिणाम एक ही था। नेपोलियन को मॉस्को में न भोजन मिला, न शांति समझौता। उसने कई सप्ताह तक ज़ार अलेक्जेंडर आई के जवाब का इंतजार किया, लेकिन कोई उत्तर नहीं आया।
इसी बीच रशिया की भयानक सर्दी शुरू हो गई। तापमान 0 से कई डिग्री नीचे गिर गया। फ्रेंच सैनिकों के पास पर्याप्त गर्म कपड़े नहीं थे। घोड़े मरने लगे, तोपें छोड़नी पड़ी, भोजन पूरी तरह समाप्त हो गया। अब नेपोलियन के पास पीछे हटने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा, लेकिन वापसी का रास्ता भी मौत से कम नहीं था। रशियन आर्मी लगातार पीछे हटती फ्रेंच सेना पर हमला करती रही। हजारों सैनिक ठंड, भूख और हमलों में मारे गए। जब ग्रैंड आर्मी फ्रांस लौटी, तब उसके लाखों सैनिकों में से केवल एक छोटा हिस्सा ही जीवित बचा था। रशिया अभियान नेपोलियन के साम्राज्य के पतन की शुरुआत बन चुका था। 1813 में ब्रिटेन, रशिया, प्रशिया और ऑस्ट्रिया ने मिलकर सिक्स्थ कोalition बनाई। अक्टूबर 1813 में बैटल ऑफ लीप्जिग लड़ी गई, जिसे बैटल ऑफ दी नेशंस भी कहा जाता है। यह नेपोलियन की पहली निर्णायक हार थी। इसके बाद अलीड आर्मी सीधे फ्रांस की ओर बढ़ी। 1814 में पेरिस पर कब्जा कर लिया गया। नेपोलियन को मजबूर होकर सिंहासन छोड़ना पड़ा। उसे मेडिटरेनियन सी के एल्बा आइलैंड पर निर्वासित कर दिया गया। ऐसा लगा कि उसकी कहानी अब समाप्त हो चुकी है, लेकिन नेपोलियन अभी हार मानने वाला नहीं था। 26 फरवरी 1815 वह एल्बा आइलैंड से भाग निकला। कुछ ही दिनों में वह फ्रांस पहुंच गया। उसे गिरफ्तार करने भेजे गए सैनिक भी उसके साथ मिल गए। लोग एक बार फिर उसका समर्थन करने लगे। नेपोलियन बिना किसी बड़े संघर्ष के पेरिस लौट आया। यह दौर इतिहास में 100 डेज के नाम से जाना जाता है, लेकिन यूरोप की शक्तियां उसे दोबारा मौका देने के लिए तैयार नहीं थीं। 18 जून 1815 बेल्जियम के वोटरलू गांव के पास इतिहास की सबसे प्रसिद्ध लड़ाइयों में से एक लड़ी गई। एक तरफ नेपोलियन था, दूसरी तरफ ब्रिटेन के ड्यूक ऑफ वेलिंगटन और प्रशियन कमांडर गेबहार्ड वॉन ब्लूचर की संयुक्त सेना। दिन भर भीषण युद्ध चलता रहा। शुरुआत में फ्रेंच आर्मी ने कई सफल हमले किए, लेकिन शाम होते होते प्रशियन आर्मी युद्ध क्षेत्र में पहुंच गई। अब नेपोलियन दो सेनाओं के बीच फंस चुका था। फ्रेंच आर्मी का अनुशासन टूटने लगा, सैनिक पीछे हटने लगे। कुछ ही घंटों में नेपोलियन की अंतिम हार निश्चित हो गई। वोटरलू की हार के साथ ही उसका साम्राज्य समाप्त हो गया। इस बार उसे साउथ अटलांटिक ओशन के दूर स्थित सेंट हेलेन आइलैंड भेजा गया। यह द्वीप इतना दूर था कि वहां से भागना लगभग असंभव था। अगले 6 वर्षों तक नेपोलियन वहीं रहा। 5 मई 1821 51 वर्ष की आयु में नेपोलियन बोनापार्टे का निधन हो गया। लेकिन उसकी कहानी उसकी मृत्यु के साथ समाप्त नहीं हुई। उसकी युद्ध रणनीतियां आज भी दुनिया की मिलिट्री अकेडमीज में पढ़ाई जाती हैं। नेपोलियनिक कोड ने आधुनिक कानून व्यवस्था को गहराई से प्रभावित किया। उसने यूरोप का राजनीतिक नक्शा बदल दिया और आधुनिक इतिहास की दिशा पर स्थायी प्रभाव छोड़ा। आज भी इतिहासकार इस बात पर बहस करते हैं कि नेपोलियन एक महान सुधारक था या एक महत्वाकांक्षी विजेता। लेकिन एक बात निश्चित है, एक साधारण कोर्सिकन लड़के से लेकर फ्रांस के एम्परर बनने तक की उसकी यात्रा इतिहास की सबसे असाधारण कहानियों में से एक है। और यही कारण है कि नेपोलियन बोनापार्टे का नाम आज भी दुनिया के सबसे प्रभावशाली नेताओं और महान सैन्य रणनीतिकारों में लिया जाता है।